बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का जो आगाज़ है उसी तरह से जो आपको पता है सैलाब का मसला पूरे पाकिस्तान में आपको सुनने को मिल रहा है। अब ये जो मुल्तान से सैलाबी रेला गुजरा है, ठीक है, कल भी हमने अपडेट्स दी थी आपको, क्योंकि वहाँ पर अभी बंद तो तोड़े गए हैं, बंद तोड़कर वहाँ पे पानी जो है उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि अगले जो हेडवर्क्स होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना आए पानी का। उनकी अगर कैपेसिटी से ऊपर जा रहा हो ना पानी, तो फिर पानी का जो बंद है ना वो पहले ही तोड़ दिया जाता है ताकि पानी का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब हेड तरीमू से जो गुज़र गया है सैलाबी रेला, अब आगे हेड सिडनाई, ठीक है, और उससे आगे फिर है जो पंजतन जो है ना, पंजनथ राइट, पंजनथ की तरफ जा रहा है, हेड पंजनथ की तरफ जा रहा है। और वहाँ से जो दरिया है वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें सारों का पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू सो मच बेटा। जिसमें जहलम, चिनाब, रावी और सतलज जो कयास, इनके पानी जो है ना एक साथ वहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे जो हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि कंट्रोल हो जाएगा पानी, उम्मीद है, मगर उससे नुकसान ये हो रहा है कि जब हेड तोड़ते हैं ना तो आसपास की जो आबादी है ना उधर पानी काफ़ी चला जाता है, तो जिसकी वजह से जो देहात है, जो इस तरह के वहाँ पे जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वो बड़े ज़ेरे आब आ जाते हैं और घर वगैरह तो मतलब आपको पता है डूब जाते हैं, फसलें भी तबाह हो जाती हैं। मगर ये जो लोग हैं वो अपनी कोई सेफ जगह पे जो है ना मुंतकिल हो जाते हैं, मगर वो जो जानवर हैं ना नाज़रीन, उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि देखें वो वहाँ पे चारा भी नहीं मौजूद होता। अब समझने की है ये वाली बात कि इंसानों को सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं तो हम तो खाना इंसानों को पहुंचा रहे हैं, वहाँ पे जो जानवर हैं, मवेशी, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं वहाँ के लोग कि अगर आप हमारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं तो खुदा के लिए आप हमारे जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके लिए भी आप कुछ खाने को ले आए, क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं। ओए है, और ये वाकई ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं ना उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उधर फ़ौरन उनके लिए जो चारा वगैरह है उसका इंतज़ाम करें फौरी तौर पे, क्योंकि ये भी बड़ा एक मुश्किल वक्त है। फिर ये जो बारिश का मुसलसल सिलसिला है, वो बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बारिश नहीं रुक रही। अभी लाहौर में भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, हर इलाके में, हर जगह पे। मेरे ऑफिस के भी जितने स्टाफ हैं यहाँ पर रोज़ गीले भीगे हुए आते हैं और मुश्किलों से पहुँचते हैं। और बारिशें जो होती है ना, मैं आपको बताऊँ, ये दरियाओं में और ज़्यादा पानी को बढ़ा देती हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पहले भी बहुत से ऐसे सैलाब ज़दा इलाके हैं या तूफ़ान वगैरह इस तरह से बारिश वगैरह आ जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि पानी ऑलरेडी सैलाब जो है उन इलाकों में आया हुआ है, भरा हुआ है, और उसके बाद दरिया जो है वो फुल अपनी फॉर्म में है, और उसके बाद जब ये बारिशें नहीं रुकती हैं तो फिर बहुत मुश्किल टाइम है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ख़ास दुआओं में जो है ना वो एहतमाम करें, और ये जो मुतासिर हुए हैं भाई बहन, इनका प्लीज़ ख्याल करें। कोई खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनके लिए मदद करें, उनके लिए जाएं और उनके लिए ये जो है ना एफ़र्ट ज़रूर करें। ये वक्त है आजमाइश का और इसमें आप सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि सबका जो है ना सवाल हर एक के हिसाब से उससे ख़ुद पर्सनली किया जाएगा। तो जब हमसे हमारा सवाल हो तो हम अपनी जगहों पे ना कोई एफ़र्ट तो करें, कोई काम तो करें। तो मवेशियों का भी ख्याल रखिए। अच्छा, कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखने को मिली है जहाँ पर जब सैलाब आया है और जब वो बह के निकला है तो वहाँ पर जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं बेचारे, वो बंधे हुए थे, कुछ बैले, कुछ बकरे, कुछ गाय, वो उनको खोलने का मौका नहीं मिला, उनकी गर्दनें नीचे हैं, उनकी बॉडी पूरी उल्टी है। ऐसे तकलीफ़ देख के हुई है सीरियसली। बहुत सी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, बड़े दुख वाली बात है। और बस मैं बताऊं, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि अजाब भी है ये कोई, शायद हम लोग जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके की हमारी हरकतें, जिस तरीके के हमारे दिल हो चुके हैं, जिस तरीके की हमारी ज़बान हो चुकी है, और जिस तरीके के लिए हम अपने भाई अपनी बहन के लिए सोच रखते हैं, मुझे लगता है ये सब एक अजाब है। इसी वजह से भाई भाई का गला काट रहा है, बहन बहन का घर तबाह कर रही है, घर में पैसे
जायदादों के पीछे लड़ाइयाँ, नस्लें तबाह हो रही हैं, बात बात पे गुस्सा, छुरियाँ चला रहे हैं लोग, बल्ले मार रहे हैं, 30-30 रुपए के खातिर लोगों की जान ली जा रही है, मासूम लोग मर रहे हैं, मरने के बाद लाशें कब्रों से निकाली जा रही हैं। अब तो बच्चियों की भी लाशें सेफ नहीं हैं। उन छोटी छोटी बच्चियों के बारे में सोचिए, छोटी छोटी बच्चियों की लाशें जो है ना वो कब्रों से निकाली जा रही हैं। किस माशरे में रह रहे हैं, कैसे हम खुद गलत हैं। अज़ाब भी यही है अल्लाह का। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम लोग थोड़ा सा ना डिफरेंट शो कर रहे हैं। मतलब ये कि आज हम आम बातें करेंगे। आज जैसे कुछ मोहल्ले में बातें होती हैं, कुछ घरों में बातें होती हैं, कुछ दो सहेलियाँ जब इकट्ठा बैठ जाती हैं वो आपस में बातें करती हैं, कुछ इस तरह की गुफ्तगू, कुछ माशरे में जो हालात हैं उनकी गुफ्तगू, कुछ घर घर की कहानी, कुछ ऐसी बातें जो आप शायद सुनना चाहते हैं। और हम किसी एक स्पेसिफिक जो टॉपिक होता है ना उसको पकड़ के आज हम शो को लेकर नहीं चलेंगे। हमने आज ऐसा शो डिज़ाइन किया है जो कि बहुत आम शो है, बहुत नॉर्मल शो है, जो हर घर में जिस तरह की आपकी गुफ्तगू होती है, आपकी किसी बहन के साथ, सहेली के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो वाली गुफ्तगू आज हम अपने शो पे करेंगे। कॉल्स भी आप शामिल कर सकते हैं क्योंकि आम शो है और हमने इसको जो है ना ख़ास बनाना है आप जैसे ख़ास लोगों के साथ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करें और कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जो कि बिल्कुल सुनने वाली गुफ्तगू है, और जो बातें कुछ ऐसी हैं जो लोग कहते हैं ना ये बात को दबा दिया, इस बात को छुपा दिया, उस बात को खोल के बात करेंगे हम आज, ठीक है ना। हमारे साथ अरीज खालिद मौजूद हैं और बड़ी अच्छी दोस्त है मेरी, क्योंकि मैंने कहा ना दोस्तों का शो है, तो उसके साथ ही आफाफ मंजूर भी मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अरीज जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनके पास तो वैसी भीड़ लगी हुई होती है, इनकी तो वैसी बहुत सहेलियाँ हैं क्योंकि सबको इनके साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट एक अच्छी दोस्त अगर आपके पास है तो आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। और उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जब आपका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो जाए तो कुछ समझदार दोस्त हैं जो जिन्हें साइकोलॉजी पढ़ी हो उनसे आप फ़ौरन रब्ता करें तो आप थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाते हैं, वरना दिमाग उड़ जाता है। कभी किसी को हुस्न मिल जाए तो दिमाग के जो तवाज़ुन ख़राब हो जाते हैं, किसी के पास पैसा आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी के पास अपने घर में अच्छा घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ आ जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी की डिग्री अच्छी आ जाए दिमाग। तो हमने अपने दिमाग को भी ठीक रखना है, हमने उस हिसाब से चलाना है जिस तरीके से हमें चलाना चाहिए। तो ये सारा जो एक सिस्टम है इसके ऊपर भी आज सारी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप फ़िज़ा? मैं ठीक। यू आर लुकिंग गुड इन ब्लैक। अच्छा, बड़े आपको मैं कहानियाँ क्या बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। घर से निकली हूँ, मैंने सोचा कि मैं ट्राउज़र पहन लूँगी तो वो ट्राउज़र मुझे एक साइज़ बड़ा निकल गया, एक साइज़ नहीं बल्कि कोई 1.5-2 साइज़ या मैंने पता लूज़ कर लिया है वेट, तो वो इतना बड़ा निकला। पहले किसी मेकअप आर्टिस्ट से उधार मांगा बेल्ट, फिर किसी कैमरामैन से उधार मांगा, फिर हमारे एक भाई हैं बहुत पतिया नाम है, अली उसका है, अहमद, टेक्निकल डिपार्टमेंट से हमारे अहमद। तो वो मैं कह रही हूँ जैसे आजकल आपको पता है सैलाब, दरिया, ये सारा कुछ मसला है, तो मैंने कहा अगर इनकी तरफ आ गया तो ये नहीं डूबेंगे बिल्कुल, तो इनका है तो इनका तो आपने उनका ही बेल्ट ले लिया, आज उनका क्या बन रहा होगा फिर? उसका तो टोटल वजन ही बेल्ट के सहारे होगा वही उतार ली। मैं वो मुझे कह रहा था मेरे पास बहुत कज़न है, मैंने कहा अच्छा मतलब तुम्हारे पास वजन है? वो वजन बेल्ट का था। हाँ अच्छा, ऐसे लोग जब बाहर निकलते हैं वो अमूमन को कहते हैं ना कि यार अपनी जेब में थोड़े से कंकड़ डाल लो, कोई चीज़ तो पत्थर डाल लो तो अंधेरी आए तो उड़ ना जाना। अच्छा ये बताइए रंग क्या खूबसूरत पहन कर आई हैं, आपको पता था आपके लिए? मेरे लिए मैं तो उधार नहीं, वैसे तो और मैं किसके लिए आई हूँ यहाँ मुझे बताए। आज कसम से आप ना होती तो मैं नहीं आती। मैं कहाँ जा रही थी आज? मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी, मुझे जेट लैग हुआ। यार बंदा ये बोले ना कि आज मैं नहीं आ रही थी, मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम था, मैंने उधर जाना था, ये बोलो। मैंने सोना था, मुझे जेट लैग हुआ। अच्छा, कहाँ से आ रही हो? मैं इंडोनेशिया गई हुई थी, बाली मेरी कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, और आपने भी जो शो शुरू होने से पहले हम एक बात बोली, बाली कोई बकवास है, प्लीज कोई अपने पैसे जाया ना करे। दुनिया तो चीख रही है बाली के बीच, हर चीज वहाँ पे कुत्ता थी, मतलब उनके गली का नाम कुत्ता, मतलब बीच का नाम कुत्ता, रेस्टोरेंट का नाम कुत्ता, हर चीज का नाम कुत्ता। कुत्ता क्यों रखा है? और पता है हम मुरवत पे ना जिस वक्त गए ना, जिस वक्त वो लिखा हुआ था तो हम कुत्ता नहीं बोल रहे थे। हमें लगा शायद ये प्रोनाउंस किसी और तरह करते हो ना, मतलब वो KUTA लिखा हुआ था। अच्छा। तो हमने शायद कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, हम कह दें वो माइंड कर लें, लेकिन वो कुत्ता ही कह रहे थे उसे। सीरियसली
कुत्ता वाला काम था। नहीं तो आप जब गई कितने दिन वहाँ पे रुकी? अप्रॉक्सीमेटली 4 days। अकेली गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए या फैमिली साथ ले गई? नहीं साथ, मतलब मेरे मियाँ तो थे साथ, लेकिन बाकी और डॉक्टर्स का ग्रुप भी था। तो मियाँ के होते हुए बाली आपको बुरा लग रहा था, ये कैसी बात सोचे है? कितना बुरा होगा। नहीं मियाँ ने आपको टाइम नहीं दिया? नहीं नहीं, मियाँ की ऐसी की तैसी टाइम ना दे, मतलब बंदा पूछे। आफाफ ये कि देखो यार ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो अपनी मियाँ को ऐसी की तैसी भी कह देते नहीं, हैं। मतलब वही बंदा पूछे बंदा किस लिए रखा हुआ है, अच्छा एंटरटेन करो भाई मुझे। बंदा किस लिए रखा? मतलब फिर भी नहीं मैं हो सकी। हिम्मत है भाई, बंदा किस लिए रखा है? बंदे की हिम्मत है। बंदे की अच्छा बड़ी ब्लंट है ये। अच्छा मुझे ना समझ ये नहीं आता, क्योंकि जो कुछ मैं कहती हूँ ना औरतों ने हाथ में रखा हुआ मियाँ को, ये तुम उन औरतों में से हो। नहीं, मैंने ये क्या हाथ में trick नहीं है? रखा हुआ, मैंने दिल में रखा है। दिल में रखा है बहुत है तो तुम हाथ से निकल जाते हैं। मैं एक बात तो, बंदे हाथ में रखने की चीज नहीं होते हैं। आप Really? गलती यही करते हैं कि आप हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा बंदे को खुला छोड़ो, दिल में रखो, बस काफी होता है। यार हम तो मवेशी खुला छोड़ दें तो वो निकल जाता है। नहीं निकल। हम अपनी मुर्गी देखिए, जिसने बाज जाना है ना, मवेशी को आप बांध सकते हैं, इंसान को नहीं बांध नहीं, सकते। जाने अच्छा? वाले को आप नहीं रोक सकते। ये सबसे गलत आपकी वो अप्रोच होती है। आपको लगता है कि आप किसी को रोक सकते हैं, किसी सूरत नहीं आप रोक सकते। बड़ी काम की बात की, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे एक पता वो कहावत भी है ना कि आप 4 पाँव जिसके होते हैं ना, उसको आप रोक सकते हैं, 2 पाँव वालों को नहीं रोक सकते। है। बिल्कुल। तो जो मवेशी है ना, 4 पाँव वाले जानवर हाँ। होते हैं, आप उन्हें बांध सकते हैं, लेकिन जिनके 2 पाँव होते हैं ना, वो इंसान है और परिंदे हैं, यू कांट स्टॉप देम। तो इनके बारे में हम तो यही सुन रहे होते हैं, मतलब इन जैसे शौहरों के बारे में तो हम तो यही सुन रहे होते हैं, यार ये बड़ी समझदार है, उसने अपने मियाँ को बड़े हाथ में रखा हुआ है, काबू में रखा हुआ है, उंगलियों पे नाच नचवाती है। ये आपने भी सुना है ना, सासें भी अमूमन बोल रही होती मेरे बेटे को उंगलियों पर रक्स करवाती है ये। तो ये काबू फिर दिल में रखना, काबू करना, ये किस तरीके से, साइकी क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बस आप समझ लीजिए कि वो दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा होता है, या फिर आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस के लिए, जैसे आपने कहा कि सास कहती हैं, चंद ख़वातीन कहती हैं एक दूसरे को इसको बड़ा काबू में रखा हुआ है और उंगलियों पे नचाते हैं, और ये वैसे ये हमारे इंडो पाक का कल्चर ज़्यादा है। हाँ। ज़्यादातर ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे 2 लोगों में अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, तो उनको पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, नेगेटिवली ही ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल में गलत है ये इस्तेमाल करना। अगर 2 लोग आपस में खुश हैं तो आपको क्या एतराज़ है? पेट से है रास्ता मर्द का? हाँ हाँ, मतलब वो कहते हैं ना दिल का रास्ता नहीं, पेट और से गुजारो। लाहौरी मर्द का तो डेफिनेटली, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौरी मर्द का डेफिनेटली। आप टिपिकल लाहौरी फैमिली में गई है ना? अराई? नहीं, सैयद। अच्छा सैयद फैमिली में। तो आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ। अच्छा, सोच समझ के जांच पड़ताल के शादी किया आपने? ऐसे ही है। उनकी तरफ से भी ऐसी होगा? उनकी तरफ से पहले था, मुझे तो बाद में बड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। अच्छा, साथ कहीं पढ़ते थे आप लोग? हम दूर के रिलेटिव्स हैं। कितने दूर के? काफी चाची दूर की, के। पुप्पी की, ताई का बेटा? पता नहीं, अल्लाह जाने, मुझे रिश्ते समझ में नहीं आते, लेकिन दूर के हैं। अच्छा, मगर रिश्ता है। हाँ, लेकिन और हमारा इस तरह नहीं था कि लाइक हम, आप कह लें कि कोई टिपिकल जिस तरह वो हो रहा होता है कि लव बर्ड्स वाला सीन नहीं था। हाँ। इट वाज मोर लाइक अ फ्रेंडशिप। हाँ। अभी भी मतलब अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा हम दोनों के बीच में दोस्ती नज़र आएगी। और मुझे लगता है कि आपकी बेसिकली जो अच्छा रिश्ता होने की, जहाँ आप मियाँ बनने की कोशिश करेंगे या बीवी टिपिकल बनने की कोशिश करेंगे, चीज़ें वहाँ ख़राब हो जाती हैं। आप जब तक दोस्त बन के ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरती से चलती हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट 23 ईयर्स हम एक साथ हैं। वाह माशाल्लाह। अच्छा, जहाँ पर ये इतनी खूबसूरत बात हो रही है मियाँ बीवी के रिश्ते पे, तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो दोनों से मेरा एक सवाल बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है हो सकता है बहुत सी ऐसी बहनें जिनकी कोई हेल्प हो जाए। एक अमूमन मोस्टली रिश्ते में ना जो लंबा चल रहा होता है, पुराना चल रहा होता है, काफ़ी बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद ना या तो मियाँ अपनी बीवी से उकता जाता है या बीवी अपने मियाँ से उकता जाती है। मोस्टली अलग अलग कमरे में सो रहे होते हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में उनको खुला हो जग नहीं तो छोड़ दिया जाता है कि तुम जो करना है करो, तुम जो करना है तुम करो, अपनी बहनों के साथ लगी रहो या सहेलियों के साथ लगी रहो सारा दिन। आई डोंट नीड योर टाइम। वो जो टाइम जिसके लिए लड़ाइयाँ हो रही होती शुरू शुरू में, वो बाद में नहीं चाहिए होता। एक टाइम पीरियड की, एक एज पीरियड ऐसा आता है। इस पर बात करेंगे ज़रा, दोनों बताइएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और मेरी सहेली, एक और मेरी मेहमान है, जिन्होंने, मेहमान कोई नहीं है यार, हम सारे आज सहेली बैठे हैं, दोस्तें बैठी हैं। डॉक्टर तैयबा जाहिद जो है मेरे साथ, उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है और ये खून नहीं निकल रहा, ये नेल पॉलिश फैल गई है। और ये जो है ना हर ब्रेक पे मुझे ना चुलो रही है कि मैं जो टेंशन
फटीक के ले रही हूँ, उस वजह से ले रही हूँ। इतनी हसीन लड़कियाँ बुला के खुद फंस गई, कॉन्शियस हो रही हूँ। कभी नेल पॉलिश ठीक करा रही हूँ, कभी मैं बाल ठीक करा रही हूँ। आपने देखा आज जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया कॉन्शियस ही हूँ। और ये होता है जब 4 अच्छी कोई सहेलियाँ बैठ जाए ना, तो आप उनको देख देख के ना थोड़ा सा एम्बैरेस ही होते हैं, चाहे जितना तैयार हो जाए। अच्छा, हमारे पास तैयबा जाहिद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया और ये भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की। अभी ये भी मुल्क से बाहर, किधर यार को पाकिस्तान टिकना है कि नहीं टिकना किसी ने? किधर थी आप? कहाँ गई हुई थी आप? मैं दुबई गई हुई थी। वहाँ किस सिलसिले में, घूमने के लिए? वहाँ पे कुछ फैमिली टूर भी था, दूसरा एक क्लिनिक भी करती हूँ वहाँ पर। अच्छा, वहाँ क्लिनिक है आपकी? हाँ नहीं, मेरा पर्सनल नहीं है, किसी का क्लिनिक है, मगर वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह करती हूँ जाके। अच्छा, तो दुबई के जो क्लाइंट्स हैं आप फिर इस तरह से चली जाती हैं? बिल्कुल, दुबई के क्लाइंट्स मेरे वहाँ आते हैं आहा। और इस तरह थोड़ा सा वहाँ भी कवरेज होती है। फिर मेरा उम्रा का प्लान था, वो करके एक ज़रा टूर लगा कर आई हूँ अभी। माशाल्लाह, कितने दिन के बाद आई हो? ऑलमोस्ट 20 days, 25। तो यहाँ पीछे फिर क्लिनिक कौन देख रहा था? ज़रा ब्रेक दी हुई थी, वैसे क्लिनिक ऑन था, लेजर्स हाइड्रोफेशियल्स चल रहे थे, लेकिन मेरे काम के जो प्रोसीजर्स थे वो स्टॉप थे। अच्छा, तुम और अरीज जो है दोनों है तो इसी फील्ड से ना, मगर आप लाइपो भी करती है ना? लाइपो मैं बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। अच्छा, और ये आपकी स्पेशलिटीज़ हैं? यस। और आप बोटॉक्स फिलर्स वाली जो सारी फील्ड है वो भी साथ होती है? जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो दूसरा होता है? हाँ, प्लास्टिक सर्जन के आपके बेसिकली इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। हमारे मिनिमली इन्वेसिव होते हैं। अच्छा, ठीक है। मिनिमली इन्वेसिव और इन्वेसिव में फ़र्क ये होता है कि जिस तरह इन्वेसिव में आपके सारे प्रोसीजर्स अंडर नाइफ हो रहे होते हैं, मोस्टली अंडर जीए हो रहे होते हैं, लेकिन हमारे जितने हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं वो जीए के विदाउट, यानी कि एलए के अंडर होने वाले प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होने वाले प्रोसीजर्स। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ सारा सब लोगों की मदद भी हो जाएगी, जिनकी लंबी गर्दनें होती हैं, फाफ तुम्हें भी ये पता हो, तुम्हारी भी है लंबी गर्दन है, तो जिनकी लंबी गर्दन होती है ना उनको, हाँ, बचपन से ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं बच्चियों में ख़ास तौर पे दिखने में, कि उनको ना लाइंस आती हैं 1 और ये 2। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गलत तकिए के ऊपर मोटे तकिए पर सोने से आ जाते हैं, डबल चिन आ जाती है। मेरी डबल चिन और ये लाइंस जो है ना, जब से मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया मुझे ये शुरू से, जैसे प्रियंका चोपड़ा की आपने देखी होंगी, ये आपकी बाय बर्थ होती हैं। हाँ। और ये इसमें इसको आप सवाई ये कि आप सर्जरी इसकी करो कि डीप प्लेन आप नेक लिफ्ट करो तो ये ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ चाहे आप बोटॉक्स कर लें, चाहे आप आरएफ्स कर लें, हाइफू कर लें, ये बेहतर हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। टेम्परेरी ठीक होंगी ना? ठीक नहीं, तो ये जो फिलर भी ठीक बोटॉक्स है नहीं ये होती इसके है, अंदर मतलब अगर उसमें वो एक लाइन वो रहेगी, वो 100% बेहतर हो जाएगी। कुछ फ़र्क आ जाता है, मगर कितने टाइम तक ये फ़र्क रहता है अगर हल्का आ भी जाए तो? 4 महीने 5 महीने। परमानेंट कोई इसका इलाज नहीं है? वो नेक लिफ्ट जैसे वो बता रही हैं, नेक लिफ्ट से सर्जरी। मगर नेक लिफ्ट बड़ा सा पेनफुल सा, ज़रा एक डेफिनेटली अगर नेक लिफ्ट टेढ़ा वेढ़ा हो जाए फिर क्या करेगा बंदा? नहीं, नेक लिफ्ट में यूजुअली चांसेस होते हैं। और मेरे अपने ख्याल के अंदर बड़ी कोई मुश्किल वाली बात है कि अगर कोई अच्छा आप क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन सेलेक्ट करते हैं तो ये होने के चांसेस होते नहीं। मैंने नहीं अभी तक कोई केस देखा कि जिसमें नेक किसी की टेढ़ी हो गई हो। हाँ, ये वैसे अच्छा सवाल किया, नेक मैंने नहीं टेढ़ी किसी की देखी। वो इस वजह से मैं ये पूछी थी ना कि जैसे इतना खींच के उसको, हाँ नहीं, इनका मतलब ये है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ जाती। नहीं, लेकिन देखेंगे कि जब आप काम करने वाला बंदा, सिर्फ हम भी कह रहे होते हैं, जब आप फिलर डाल रहे हैं या लाइपो कर रहे हैं तो बैलेंसिंग डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन आपकी टेढ़ी नेक से मुझे इसलिए याद है कि शायद कोई करना चाहे तो कर भी सकता है, क्योंकि मेरे पास अक्सर किसी और के ख़राब किए हुए पेशेंट्स आते हैं और लाइपो करके उनको टेढ़ा कर दिया होता है, यहाँ टमी टक करके लिटरली टेढ़ा कर दिया होता है, और उसको ठीक करना, और ऐसे पेशेंट को ठीक करना हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब होता है। काम जो खराब हुआ है ना, उसको ठीक करना, क्योंकि ज़ाहिर है ऑलरेडी पहले वहाँ पे एक प्रोसीजर हो चुका है, वो फाइब्रोसिस हो गया होता है। अब जब फाइब्रोसिस हो गया है ना, वो पत्थर होता है, उसके बीच में काम करना अजाब होता है, उसको ठीक करना। इसलिए आप जिस वक्त सिलेक्शंस कर रहे हैं ना, जिससे आपने, तो प्लीज़ पूरा होमवर्क करें। अच्छा यार, तुम मुझे एक बात तो बताओ, जब ये जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, ये खुद अपने मुंह पे अपने ऊपर भी ट्राई करते हो? पहले देखते हो कि यार ये काम के हैं, कुछ चल रहे हैं, चालू हैं या नहीं है, ये बस क्लाइंट को जो नई चीज़ आती है पहले मैं अपने ऊपर, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स को भी पता है ये बात। जो चीज़ आती है मैं अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करती हूँ, मुझे पता चलता है कि इसके इफेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, कितनी पेनफुल है, क्या जैसे कोई लेज़र मशीन है, ये वो एक दफ़ा मैं ज़रूर अपने ऊपर ट्राई ज़रूर करती हूँ, उसके बाद फिर क्लाइंट। हाँ। अच्छा, आप कोई केस तुम्हारे पास ऐसे आते हैं कि लोग कहते हो कि जो है ना, मुझे अपनी बीवी का चेहरा नहीं पसंद और मैं चाहता हूँ मेरी बीवी जो है ना माधुरी दीक्षित लगे, करीना कपूर लगे, ये लगे? मेरे ख्याल से बीवियों के चेहरे किसी को पसंद अपनी बीवी को
सही बात है। ऐसे नमूने तो हमारे पास बड़े आते ये हैं। तो कॉमन चीज है, ये कोई आपने अनहोनी बात नहीं की। शोहर भी आते हैं आके अपनी बीवी के लिए पेमेंट करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं तुम्हारे पास असल में ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, इट्स मोर अबाउट लाइक जो लड़कियां ज़्यादा महसूस करती हैं, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू बॉडी शेमिंग। मतलब समटाइम्स साइकोलॉजिकली बचपन से ही बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं, मतलब माँ बाप की तरफ से या कज़न्स के कंपैरिजन्स के हवाले से उनके अंदर ये आ जाता है कि हमारी जैसे आपने कहा कि गर्दन का कुछ ऐसा, इट्स नेचुरल, अल्लाह मियाँ ने आपको मुख्तलिफ बनाया है, कोई एक चीज़ आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही बुरे लग रहे होंगे या एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पे तो ये जैसे आपने नेक लाइंस का है, ये बड़ी खूबसूरती की निशानी भी समझी जाती है। वाह, मतलब इससे खूबसूरती भी आती है आपकी पर्सनालिटी में। तो ये हमारी असल में खुद को देखने का वो अंदाज होता है, या हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि बिल्कुल बाकियों जैसे गर्दन कहते हैं वो, बिल्कुल। तो जो अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं वो फिर परेशान इस सूरत हाल में आते हैं कि जब बॉडी शेमिंग का एहसास होता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ एस्टीम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो अपने आप को फिट नहीं समझ पाते। अच्छा, दूसरा जो पर्सपेक्टिव आपने कहा कि हस्बैंड का ये सोचना कि मेरी बीवी खूबसूरत नहीं लग रही है या इसको इम्प्रूव करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, मेरे ख्याल में ये अगेन वही बात है कॉम्प्लेक्स में करने वाली। यानी आप किसी भी इंसान को या अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाल लें या दूसरे पार्टनर को कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए उसके अंदर, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको आप कहते हैं, कि आप ये एहसास दिलाएं कि तुम जो है वो खूबसूरत नहीं हो, खामखा किसी के अंदर कोई ऐसी बुराई निकालना या कुछ इस तरह से करना। मैंने इसका आपसे बहुत ज़रूरी कुछ सवाल करने, मेरी कॉल भी अटेंड कर लूँ। अस्मा की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्मा। वालेकुम सलाम। अस्मा कैसी हैं? ठीक है। बहुत ही अच्छी लगती है, इतना अच्छा मिजाज है आपका। मैं आपसे 3-4 दफा मिल भी चुकी हूँ, आपको याद नहीं होगा। मैं मिली हूँ आपसे? कहाँ पे? और मॉर्निंग शो पे मैं पहले आती थी लाइव। तो मेरे पास क्यों नहीं आती? आप अपने नंबर लिखवाइएगा अली, इनसे पूछिएगा, मैं बात करूंगी अलग से पर्सनल आपको कॉल करके। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है ना हमारा, हम बहुत इसको ख़ास बनाने के लिए आप लोगों की बात करेंगे। तो मुझे बताएं ना, आजकल क्या चल रहा है माशरे में, क्या मसले चल रहे हैं, किस तरह के सिचुएशंस चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को फेस करना पड़ी हैं? मार्केट के अंदर भी। और फिर दूसरी बात ये कि आपने इतने अच्छे लोग उठाए थे, मतलब माहिर नफ्सियात आपने बिठा दी है, तो ऐसा लग रहा है दिल खोल के रख दो। और फिर दूसरे डर्माटोलॉजिस्ट की बातें हैं, तो अपनी 2 बातें शेयर करो। अरे प्लीज करें, मैं समझ गई, माहिर नफ्सियात की बात की तुमने, मुझे समझ आया कोई मसला है, करो। हो सकता है किसी की यार बात जो है ना समझ आए और उसका कोई घर जो है ना सेटल हो जाए, सही हो जाए। कोई ऐसे इश्यूज मैं तो चाहती हूँ कि डिस्कस करो। एक तो ये कि के डर्माटोलॉजिस्ट की पहले बात करती हूँ कि मैंने आइस के नीचे मेरे काफी डरने से हुए थे, तो मैंने क्या किया कि उसके अंदर फिलर्स लगवा दिया। अब वो नाम ही लूंगी मैं डॉक्टर का, पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने फिलर लगा दी है। अब मैंने फिलर लगा दी, 1 हफ्ते बाद मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, तो मुझे 1 हफ्ते बाद सड़क नहीं नजर आने लग गई थी, लोग देखे मेरी आंखों की बिनाई चली गई। मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आई बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी आई के अंदर कोई काम करवाया है। मैंने कहा मैंने फिलर लगवाया, उन्होंने बोला कोई नर्स कर रही है, अब जब इसका असर चला जाएगा तभी आपकी आंखें आएंगी। 7 महीने बाद उन फिलर का असर चला गया, तभी नॉर्मल दिखने लगी। इतने डेंजरस चीजें होती है। मैंने मायानाथ किसी पे लगवाया था डर्माटोलॉजिस्ट पे। अच्छा, मेरी बात साथ साथ में तुम्हारी बात के साथ ना जवाब भी लेती हूँ, फोन में रहो, कॉल पे रहना। देखिए, अब एक तो ये होता है कि जब आपने अंडर आई फिलर डलवाना है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, कभी किसी भी डॉक्टर को आपने नीडल से नहीं डालने देना, कैनुला से। जो डॉक्टर कैनुला से डाल रहा है आप उससे डलवाएं, ठीक है, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉम्प्लिकेशन हो। अगर वो आपको कैनुला से नहीं डाल रहा और नीडल इस्तेमाल कर रहा है, फ़ौरन रोक दें ये, क्योंकि इस तरह के केसेस 2-3 मेरे पास भी और डॉक्टर्स के आ चुके हैं। और ऊपर से प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आपको अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो आप फिलर डिसॉल्व करवा सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 2 डेज कि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, आपको 6-7 महीने इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। और उनकी तो वो एक ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि वो ऑक्लूजन हो गई ना, बिनाई भी चली तो क्योंकि ऑक्लूजन होगी तो वो नहीं थी। या अल्लाह, एक ब्रेक के बाद अर्जेंट रश। हाँ, अच्छा, आपकी कॉल्स शामिल करेंगे इसी तरीके से जैसे अस्मा की कराची से कॉल थी, हम अटेंड करेंगे और आपसे भी बातें करेंगे साथ साथ। अच्छा आफाफ, हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तो हम स्किन के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी बिनाई भी चली गई, वो गलत इंजेक्शन जो है उनको कर दिया, वो आगे से जो है ना उनकी
सिचुएशन ख़राब हो गई, तो जो भी डॉक्टर, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी सर्जन्स आप लोग जाते हैं अपनी किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बताने का मकसद ये था उनका कॉल पे कि आप लोग एहतियात कीजिए, उनकी रिसर्च निकालिए, गूगल जाइए, रिव्यूज़ भी देखिए, लोगों से पूछिए, क्योंकि समटाइम्स रिव्यू भी फेक भी होते हैं शायद रिव्यूज़, है ना। तो लोगों से जो है ना वर्ड ऑफ माउथ से ज़रूर पूछिए कि इस बंदे के पास कितना काम है, प्रैक्टिस में कितना है बंदा या बंदी, उसके पास ज़रूर जाए, ऐसे नहीं आप। इसलिए हमने आज यहाँ पे मेरी सहेलियों में देखें डॉक्टर्स को भी बिठाया ताकि आपको बता सके। अच्छा, मैं आपसे बोल रही थी कि ये जो डिमांड करते हैं ना मर्द कि भाई मेरी बीवी जो है इसका चेहरा अच्छा नहीं है, ये नहीं है, इसके फीचर्स ऐसे हैं, तो वो बॉडी शेमिंग वाली बात बीवी उससे नॉर्मली करते हैं। बीवी तैयार होकर आती है, अच्छी सी डार्क कोई लिपस्टिक लगा ली, अच्छे से सफ़ेद जोड़े पे जैसे आप पहनी अच्छी लगती है लाल लिपस्टिक लगा कर आ जाएंगे, वो पूछेंगे मैं कैसी लग रही, तो जानबूझ के जलील करेंगे, क्यों लगाई है इतनी डार्क लिपस्टिक, चुकंदर का मुंह बना के बैठ गई हो, कोई हसीन तो नहीं लग रही हो, ये कोई तरीका है, कहाँ जा रही हो इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के, बंदर लग रही हो, ऐसी बातें करते हैं, तारीफ़ नहीं करते तरीके से, बंदा बहुत डिसहार्टेड होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो कहे ना इन्फिरियरिटी इसके बारे में कॉम्प्लेक्स है। याद रखें जब भी आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे या बहुत ज़्यादा बदतारीफ़ी करे तो वो ठीक नहीं है, वो इंसान ठीक नहीं है आपकी ज़िंदगी में। मगर अब शादी भी तो हो चुकी हाँ, है, शादी हो चुकी है, लेकिन इस पे फिर अगर आपने कंप्रोमाइज़ करना है तो फिर आप ये समझ लें कि ये आपके पार्टनर की आदत है और उसको आप दिल पे मत लें। अच्छा, मतलब आप सिर्फ सुन लें कि वो क्या कमेंट्स दे रहा है, बट उसको फील ना करें। और मुश्किल काम है, आई नो, बट यू हैव टू समटाइम्स कंप्रोमाइज ऑन दिल है, फील तो करना मैं हमेशा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमेशा यही बात करती हूँ कि चॉइसेस जो हैं वो कंपैटिबिलिटी होने का मतलब ये नहीं कि यू कैन हैव द सेम चॉइसेस। मतलब आप कहें कि जी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि पार्टनरशिप में कंपैटिबिलिटी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। सिंपल सी एग्जांपल है कि दोनों लोगों को कॉफ़ी पसंद हो या दोनों को ही टी पसंद हो सकता है कि एक पार्टनर को कॉफ़ी पसंद है, एक को टी पसंद है, बट मैटर ये करता है कि दोनों एक टेबल पे बैठ के अपनी कॉफ़ी और अपनी टी को एंजॉय कर सकें। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड लिपस्टिक पसंद है या उसको पिंक लिपस्टिक पसंद है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ना। लेकिन जहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा बदतरीफ़ी हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही हो तो आप समझ लें कि वो ठीक नहीं है ना। ज़्यादा तारीफ में क्या है? ज़्यादा तारीफ में आपको पता है खुशामद करना अच्छा, बहुत डेंजरस लोग हैं भैया। अच्छा, अपना काम निकलवाते हैं सिर्फ। मगर बीवियों की खुशामद कोई मैंने देखा कोई नहीं है मोस्टली। आप नहीं, बीवियों की उसके जेवर की जरूरत होगी, उसके पैसे की होगी, कर ही लेते हैं, या जदाद की होगी, मतलब आपने कर ही सुना लेते नहीं वो कहते हैं कभी कभी कि अच्छा आज खैर है बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बीवी से उसके जेवर चाहिए हो, पैसे चाहिए हो, तो या मैके से कुछ मंगवाना हो या जॉब करती है तो उसके पैसे। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा मसला है, मैंने आप दोनों से पूछना है कि ये जब औरत काम करने निकलती है मोस्टली, है ना, तो माशरा हमारा क्योंकि इस किस्म का है, वो कहती है कि ये इस्टेब्लिश है, मियाँ भी काम कर रहा है, मगर उसके बावजूद ये नहीं देखेंगे मियाँ अपनी पोस्ट पे है, पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, बीवी को उसने पुश किया है, फिर भी जानबूझ के बोलेंगे कि नहीं मियाँ जो है ना बीवी की कमाई खा रहा है। ऐसी बातें आप लोगों को भी सुननी पड़ती होंगी। ऐसे लोगों को आप कैसे टैकल करती हैं, क्या जवाब देती हैं, ये दोनों ने मुझे बताना है, आप बताइए। देखिए वैसे मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मे बी किसी ने हिडन वर्ड्स में कभी, हाँ, तो उसमें मैं तो हमेशा ये कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे पैशन पे। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि घर में मेरी तरबियत हो रही थी, मम्मा पापा सब लोग कर रहे थे, इसी तरह मैं हस्बैंड आधी ज़िंदगी तो आप हस्बैंड के साथ मुझे लगता है पाल रहा होता है हस्बैंड, तो साफ बात है। पर यानी कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में हुई, शादी के बाद मेरी इवन हाउस जॉब के टाइम में मेरी शादी हो गई थी। तो मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ना होती तो मैं तो अपना पैशन अचीव ही ना कर सकती। सो हमेशा सपोर्ट की है इस चीज़ पे। अच्छा, इसी सपोर्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, न्यूज़ की अर्जेंट ब्रेक है तो उसके बाद वापस आते हैं। हम यही बात करेंगे कि जो मियाँ की सपोर्ट होती है बीवी को, उसके बावजूद मियाँ को बड़े ताने सुनने पड़ते हैं, बीवी को भी माशरे में, तो ये जो है ये क्यों, ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। ओके अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है जब मेरे साथ यहाँ पे सहेलियाँ होती हैं तो हम इधर उधर की भी ना लोगों की बड़ी बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी सी चुगलियाँ भी कर रहे होते हैं। मुझे अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारे पर्स में क्या क्या है? एक आम जो काम करने वाली वर्किंग वुमेन होती है उसके पर्स में क्या चीज़ें होती है? अच्छा, दिखाओ, खूबसूरत पर्स से पहले तो दिखाओ। ये तो मैं शो के लिए लाई हूँ। शो के लिए लाई? मैंने कहा कि जगमग झिलमिल करती हुई फिजा के पास जाना है, तो फिर जगमग झिलमिल बन के जाए। यार आप गुची का पर्स लेके बैठी हैं, जरा मैं अब अंदर भी दिखाई झिलमिल। मैं दुबई से लाई थी स्पेशल तुम्हारे शो पे आने के लिए। वाह यार, और है क्या अंदर, क्या क्या है? जरा कुछ भी नहीं है, लिपस्टिक है, जरा खोल के दिखाओ। सच्ची में ही देख लो।
कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। एक अधिक आपको बस लिपस्टिक नजर आएगी, बस मेरा हुस्न का राज। ये कौन सी लिपस्टिक लगा रही है? मैं जो भी मिल जाए, जो भी मैं मिल कोई जाए। brand कलर तो conscious दिखा दे नहीं मुझे। ज्यादा। हाँ, कलर तो दिखाएं लिपस्टिक। बड़े मजे का है, लगाया है अभी मैंने, पिंक्स में। लगाए ना थोड़ी सी और इसको दिखाएं। खराब हो जाएगी शीशे के बगैर, ऐसे कार्टून नहीं टैप बन करें ना, जाऊंगी। ये हमें भी देखें, पता चले। यही वाला। ओह माशाल्लाह, खिलता गुलाब। जबरदस्त। तो ये बैग में अभी कुछ भी नहीं है आपके? नहीं नहीं, मैं फिजा से मिलने आई थी, मैंने कहा आज एम्प्टी बैग ही जाते हैं। कितने का बैग लिया ये? आप जो इतने गुची बैग लेके घूम रही हैं, जी, ये जी। कितने का लिया आपने? ये झिलमिल वाला मुझे पता है। जी बिल्कुल, ये देखिए शूज के साथ मैचिंग किया हुआ है। ये शूज भी गुची के हैं? हाँ हाँ, ये पेयर था पूरा। कितने के लिए आपने ये यार अब shoes? ये नहीं मुझे याद, मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी जब अभी लेकर आई है हाँ, शॉपिंग अभी जब करके? मैं गई हूँ। तो बताइए कितने का लिया, थोड़ा तो आइडिया यार दे। कुछ आइडिया बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि काफी कुछ था, बच्चों की चीजें भी थी। ये डर गई है इसको किसी ने गिफ्ट किया, इसकी किसी कजन ने इसको गिफ्ट किया है, इसकी किसी बहन ने इसको गिफ्ट किया है, यहाँ पर मियाँ लेकर आ गए। नहीं मैं खुद अपनी मर्जी से, अपनी पसंद तो से लेकर पैसे आई क्यों हूँ। नहीं दस रही हो? मुझे याद ही नहीं आ रहे। थोड़ा तो कोई बीच बीच की फिगर कुछ बताओ। याद नहीं, बिल्कुल ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ बोल दूंगी, बिल्कुल आइडिया नहीं। काफी कुछ इकट्ठा लिया था। तो अच्छा, मेरी आदत है, मैं इसमें शॉपिंग करने जाती हूँ कहीं भी, इवन ग्रोसरी भी मैं नहीं देखती। एक फिलर का क्या चार्ज करती हो? अच्छा, ये डिपेंड करता है, कोरियन फिलर्स के जरा कम रेट हैं। अच्छा, कोई इसमें भी कहानी है? यार जो भी रेट बताओ, यहाँ पे तो बहस लोग इतनी करते हैं, फिर मैं कहती हूँ आप खुद लगा लें ये ले। नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हम अपना फिलर ले आते हैं, आप हाँ लगा देंगे। एग्जैक्टली, हाँ ऐसे भी होते हैं, आप इंजेक्ट कर दें। यार तुम लोग क्या मुसीबत है वैसे, क्यों तुम लोगों ने ये फील्ड चूज की है? आई लव दिस फील्ड, ये तो मेरा पैशन है। मैं कहती हूँ उसकी फील्ड सही है। मैं घर में होती हूँ ना, मेरी आंखें बंद होती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ ऐसे खुल जाती हैं, इतना मजा आता है मुझे अपनी फील्ड में। यार ये टीके लगा के आती है और उसके बाद कहती है मैं एंजॉय करती हूँ। हाँ, मेरे बच्चे कहते मामा घर में तो आप संडे को सोई रहती है, मुझे होश नहीं आ रही होती। हाँ। और काम पे जाके ऐसे ऐसे एक्टिव मजा आता है। अच्छा, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है ना, मोस्टली उनके साथ आप दोस्ती करती हैं, बैठती हैं, कुछ सहेलियां बनाती हैं, बात करती हैं उनकी साइकी चीज़ें समझने के लिए आपकी, क्योंकि मेरे ख्याल से जॉब का भी हिस्सा है। नहीं ऐसा है, फ़िज़ा के जो हम मेरे क्लाइंट्स होते हैं, आई नेवर टेक देम एज माई फ्रेंड्स, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग. सो प्रोफेशनली वी नेवर डील आवर क्लाइंट्स और पेशेंट्स एज फ्रेंड्स. अच्छा, ठीक है, फ्रेंडशिप इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग. हाँ, और जब आप पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो वो बस एक एथिकली प्रोफेशनली आप पेशेंट के एक फ्रेमवर्क में उसको देखते हैं, उसको हाँ। एडवाइस करते हैं. क्योंकि जब आप फ्रेंडशिप में आते हैं ना तो बेसिकली आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं. सब्जेक्टिव मीन्स what I like और what she likes. ठीक है, बट प्रोफेशनली हम सब्जेक्टिव नहीं हो सकते. प्रोफेशनली हम जो स्टैंडर्डाइज नॉर्मेलिटी होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज नॉर्मेलिटी है उसमें क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है. सो वी डील विद दैट आई मीन पर्पस, और हम उसको उस तरह से डील करते हैं. और उसमें हमें फिर जाहिर है कि फ़ायदा भी होता है. हाँ. अगर आप प्रोफेशनल में, और ख़ास में जैसे मेरा प्रोफेशन है विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी और स्पेशल नीड्स, तो उसमें अगर आप फ्रेंडशिप्स में जाएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू. कभी कभी तंग नहीं आ जाती कि क्या मैं यार लोगों के मसले सुनती रहती हूँ, कोई मेरा मसला भी सुने. मैं लोगों के दिमागी मसले सुनती हूँ, कोई मेरा दिल का मसला सुने. बात करी थी थोड़ा बात पलट रही हो, मेरी बात नहीं सुन रही हो. नहीं, मैं आपको कोई इसके मेरा जवाब दिल देती का हूँ. मसला सुने, कोई एक बिल्कुल कोई ऐसा आपको होता है. कोई ऐसा जिंदगी में आपके सामने आया है जिसको कभी दिल का हाल सुना के आपको अच्छा लगा हो? बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स, नहीं यार, फ्रेंड्स नहीं पूछ रही. आई मीन फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, कुछ मतलब ऐसे फ्रेंड्स होते हैं वो जिनसे आप बात friends करते हैं. नहीं पूछ रही. लेकिन मैं इससे पहले ये बात करूंगी, जैसे डॉक्टर साहिबा भी बात कर रही हाँ. थी कि ये इंजॉय करती हैं अपने काम को. एक्चुअली आई थिंक इन अदर पर्सपेक्टिव वी ऑल आर आर्टिस्ट्स. हाँ. जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है वो अपनी एक पिक्चर और पेंटिंग बनाता है और वो उसमें सेटिस्फेक्शन फील करता है और हैप्पी फील करता है, आई हैव ड्रॉन दिस. अब जैसे इन्होंने कहा, ये हैप्पीनेस फील करती हैं कि मैंने एक इंसान को उस पर उसकी खूबसूरती पे काम किया और उसको मैंने बज़ाहिरी तौर पे बड़ा खूबसूरत बना दिया और आई डिड समथिंग, आई अचीव्ड समथिंग. सो वो उसको चैरिश करती हैं. सिमिलरली जो मेरे क्लाइंट्स या पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं जब उनकी रिहैबिलिटेशन करती हूँ, सो इट इज़ क्वाइट कम्फर्ट फॉर मी कि मेरी वजह से मैंने किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया. सो ट्रांसफॉर्मिंग अ मेंटल हेल्थ इज़ द बेस लाइन फॉर एवरीथिंग. आई मीन ये वो बेसिक है जो आपको किसी भी और अपॉर्चुनिटी के लिए लेके जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपने अपना चेहरा क्या देखना है, आपको क्या लगेगा कि अब मैं खूबसूरत लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, आपके पास कितना पैसा है, डजेंट मैटर, आपके पास कौन सा रिलेशनशिप है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
सो मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ा मैटर करती है, और हम सब एज ए प्रोफेशनल अपनी फील्ड्स में अपने काम जब करते हैं तो इसको एंजॉय करते हैं, एंड दैट इज द रीजन। मगर मैं we कुछ feel और happy पूछना चाह रही inside। हूँ। मैं भी वैसे कैसे यही लेकर मैंने आऊँ कहा उस अभी तक जो फिजा ने पूछा, तो मैंने कहा अभी आती है, अभी आता है जवाब, मैं अभी किस आता है। तरह लेकर आऊँ उस तरफ, मैं मदद करो मेरी। रिलेट कर रही हूँ ना। हाँ, रिलेट ही नहीं करेगी, देख लेना वहाँ आएगी नहीं। उसमें होता ये है कि हमारी जब इनर सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो हमें वो चीज़ वैसे ही कंफर्ट दे रही होती है। अब रही बात एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, ऑफ कोर्स वी नीड थेरेपीज ऑल्सो। अब जब आपने इतने लोगों की तकलीफ की बातें सुनी है, यानी अगर आप, मैं कहूँ ना कि मेरा जो मनी बॉक्स जैसे होता है ना, उसके अंदर आपकी जमा होती रहती है, तो हमारा भी एक बॉक्स है ना, जिसमें कि मेरे पास इतने लोगों की दिल की बातें, दिमाग की बातें, उनकी ख्वाहिशें, उनकी महरूमियाँ, तो- वो सारे मेरे उस बॉक्स में नहीं तो मौजूद हैं। कोई ऐसा नहीं आया जिंदगी में जो बोले कि मैं जब से आपको देखा है मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं माहिर नफ्सियात वो ये पूछ रही हैं। मैं माहिर नफ्सियात के पास ठीक होने के लिए आया था, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कहीं किसी काम के काबिल नहीं रहा, दिमाग मुझे ठीक हो कुछ जाता है, अच्छा उनका नहीं दिल लगता। खराब हो जाता है। नहीं तो ऐसा कोई आपकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ है, कोई आया और हाँ, कहे मैं होता ठीक है। नहीं होना चाहता, आप कहें तुम ठीक हो जाओ, वो कहे मैं नहीं ठीक होना चाहता, नहीं, अक्सर मैं ठीक हो जाते चाहता हूँ हैं। आप मेरा दिमाग खराब कर दे। अक्सर ठीक हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, मतलब बहुत 2-4 दफा ऐसे हुआ है हाँ। कि मुझे ठीक करना नहीं पड़ा ना, ज्यादा बातें करके, हाँ। वो देख के ही ठीक हो जाते हैं। यही तो पूछा जा रही हूँ। नहीं तो आप भी कभी ठीक हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। है। मैं भी, बहुत सारे लोग मुझे देख के अच्छा लगता है उन्हें, एंड आई फील गुड इनसाइड। अरे यार ये तो मुझे, भाई तुम्हें भी देख के अच्छा लग रहा है, इधर आओ भैया। हाँ इधर आओ, बिल्कुल। आओ ना, 1 मिनट जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ भैया, जल्दी आओ। भाई हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, आपको हमें देख के अच्छा लग रहा है ना? हैं? उसी तरह मुझे भी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, रोज मैं आपको सलाम लेती हूँ, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, अच्छा लगता है ना? बस भैया यही पूछवाना। अब बताओ, ये नहीं पूछा जो हालचाल नहीं पूछा, अच्छा लगना नहीं पूछा, भाई दूसरा अच्छा लगना अगर पूछा। आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरे पेशेंट्स या क्लाइंट्स में से कोई मेरे दिल को ठा करके लगाओ, लस को कहाँ कैसे लेकर आऊं, ये पूरा राउंड अबाउट है, मैं 5 बार घूम चुकी हूँ। अलीस तुम तो तेज हो, तुमने तो बड़े रिश्ते कराए, तलाकें कराई हैं, तुम पूछ लो, पूछो, एंकर हो गया, मैं से पूछ रही हूँ। आज मेरा एंकर वाला शो भी नहीं है ना, है नहीं कराई? मैंने क्यों करवानी है? अच्छा नहीं आप एक करवा लेते हैं? नहीं एक चीज इसके बताओ, बंदा बताओ, करवा लेते। नहीं, ये चीज बिल्कुल नहीं होनी यार चाहिए, तो कभी भी नहीं इधर होनी पूछ के तो बताओ वो फिर पूछ मुझे, रही मैं है। मानूंगी पूछ के नहीं बताओ। नहीं, एक्चुअली कोई पेशेंट मेरे पास कभी ऐसा नहीं चाहिए। आया कि पेशेंट मेरे दिल को नहीं, लगाओ। कह रही किसी कोई ऐसा बंदा हो जिसको आपने अपने दिल का हाल सुनाया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अभी भी नहीं समझी, खुदा की कसम, बहुत मासूम है ये। तुम्हें लग रहा है इतनी मासूम है, कहीं कहीं वो वाला, उस टाइप का, ये वो वाला, हाँ वो कुछ वाला, समझी है ये? वो वाला, हाँ वो वाला है, कोई वो वाला। हाँ डॉक्टर की जुबान समझता है। एक सेकंड, कोई है? हाँ वो वाला कोई है। तुमने बताया ही नहीं कभी? बस वो जब कोई सामने आएगा तो बता दूंगी, अभी तो जब छुपा हुआ है तो छुपा ही होता है ना। तुम्हारे हद तक है, हाँ तो वो मेरे हद तक है ना। दरवाजे खिड़कियां खुल गई हैं तुम्हारी? मेरी खिड़कियां खुली हुई है, मेरी कौन सी खिड़की बंद है? यार और मगर मतलब दिल की खिड़की से कोई दाखिल भी हो गया है? यार मैंने दिल की खिड़कियों में ना काफी खिड़कियां और भी छोटी छोटी बनाई हुई हैं। हाँ। तो काफी लोग आते रहते हैं, और मैंने जाने वाली भी बनाई हुई है, यार। तो जाते भी रहते हैं। ये नहीं जाने वाली नहीं ना, दरवाजे खिड़कियां ऐसा अभी बंद तक हो ऐसा जाए। कोई नहीं आया जो आया हो और रुक गया हो ना, फिर आते जाते रहते हैं। नहीं यार, हमें तो वो चाहिए जिसके बाद खिड़की बंद दुआ हो करें जाए ना, तो कोई सब बोले मिलके ना। आज सब इकट्ठे हुए हैं, दुआ करें कोई ऐसा आ भाई जाए दुआ जो करते आए और फिर ठहर जाए और फिर जाए ना। यार इसी भाई बात पे तुम एक बार बोलोगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। बोलो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, अल्लाह, खिड़कियों के इतना खड़कने से मुश्किल? खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कता है खड़कना, खड़कने के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोलो, खड़कने के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, हाँ, है ना? सही खिड़कियों हो के गया। खड़कने से खड़कता है खड़कना। उनकी आवाज वैसी लड़खड़ाती है, मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया। आप लोगों ने बहुत चैलेंजिंग टास्क दे दिया। तुम्हारा टंग ट्विस्टर तुम पे भारी। दोबारा, ना ना ना, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये बोल। बड़ा मुश्किल काम है ये, बोलो। सीरियसली। खड़कने के खड़कने से खड़कता है। ये खड़क खड़क।
ओके अच्छा, ये जो डॉक्टर्स कह रहे थे ना कि यहाँ पर हम भी अपनी ख़ुद की भी पहले ट्रीटमेंट करते हैं, अगर हमें कोई इश्यूज़ हो तो हम अपने ऊपर ट्राई करते हैं, तो कभी कोई अगर नोज जॉब, कभी ऐसी सर्जरी, कोई लाइपो खुद का करना पड़ जाए तो फिर करवा लेते हैं? नहीं, मैंने अपनी लाइफ को खुद की हुई है। आपने? हमने लाइपो करवाई है? मैंने खुद ये आपको ना लाइव दिखाना चाहिए था, इतनी पेनफुल है, मैंने कराई हुई है। नहीं, मैंने खुद अपनी की, मैंने बिल्कुल कराई हुई नहीं, है, बिल्कुल पेनफुल नहीं मैंने है, प्लास्टिक सर्जन से कराई हुई है। बिल्कुल पेनफुल नहीं है। मतलब मैं उसी वक्त ड्राइव करके खुद घर गई, अगले दिन मैं काम कर रही थी क्लिनिक में। अल्लाह, वैसे मैं भी नेक्स्ट डे हॉस्पिटल गई हुई थी, नहीं, लेकिन आफ्टर लेजर लाइपोसक्शन के बिल्कुल भी दरमियान में पेनफुल बैठी नहीं हुई है। हूँ यार, मैं तो हमारे निकम्मी हूँ। पेशेंट्स नेक्स्ट डे इंटरनेशनल ट्रैवल कर लेते हैं। डाउन टाइम मैं तो निकम्मी हूँ। नहीं थोड़ा सा भी नहीं, हमारे पेशेंट्स लिटरली अगले दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं खुद ड्राइव करके घर गई, अगले दिन मैं क्लिनिक में काम कर फिर रही मैंने थी। शायद मैं ज्यादा ही नाजुक नहीं, नाजुक नहीं, आपकी टेक्निक से फर्क पड़ता है, क्योंकि जो वेजर लाइपोसक्शन है उसके अंदर हाँ नहीं, क्योंकि हमारा वेजर है, वेजर के अंदर बेसिकली क्योंकि आपकी वाइब्रेशन और लेजर रेज से फैट पिघल रहा अच्छा, है। मैं इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकती हूँ। ये जो आपने कहा ना कि मैं ज्यादा नाजुक हूँ, अच्छा असल में जो पेन होती है ना, पेन इज इटसेल्फ हमारे ब्रेन में कोई पेन को फील करने का कोई ऐसा सेल या इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी फील द पेन। सो जो लोग ज्यादा फील करते हैं ना पेन, उन्हें पेन ज्यादा होती है। अच्छा, हाँ, मेरा She is more threshold कम है। sensitive. हाँ, जैसे जैसे मेरा बहुत सर्दी, ज्यादा है, आप मैं लाइक करेंगे तो सर्दी ज्यादा मैं लगती अपनी है हेयर की पीआरपी करती हूँ विदाउट सर्दी का हेयर की पीआरपी करती हूँ विदाउट, और पीआरपी काम करता है बालों के लिए? बाल तो तुम्हारे बहुत अच्छे, कोई एक्सटेंशंस नहीं, कुछ नहीं ना? इसमें लेंथ के लिए है एक्स्ट्रा, लेकिन लेंथ के लिए वॉल्यूम मेरा बहुत वॉल्यूम फुल बहुत, का, हाँ। और पीआरपी की वजह से मेरे असल में हाँ, लेकिन देखिए अकेली पीआरपी काम नहीं करती। मैं हमेशा अपने 6 मंथ्स पे लैब जरूर करवाती हूँ। अगर आपका विटामिन डी लो है, आपके आयरन लेवल्स लो हैं, आप पीआरपी छोड़ के ट्रांसप्लांट कर लें, या आपको डैंड्रफ है, आपका नहीं टिकेगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि नीचे कोई अंडरलाइन इशू नहीं होना चाहिए, फिर प्रोसीजर्स काम करते हैं। ओके। अक्सर आके मुझे लोग कहते हैं कि जी हमने ये फलाने डॉक्टर से 4 पीआरपी कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पूछते हैं कि जी अच्छा कोई लैब्स करवाई, कोई नहीं करवाई होती हैं, और जब आप उनकी लैब्स ठीक नहीं है तो आप, और अब वो आयरन नीचे से लो है, विटामिन डी मतलब क्रिटिकली लो है, कैसे आपका वो हो सकता है कि आपकी पीआरपी काम करे? कभी भी नहीं करेगी। तुमने लाइपो क्यों कराया? तुम तो ठीक हो। नहीं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और 3 सी सेक्शन है, तो जो मम्मी पाउचर पे होता है ना वो आपका, हालांकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करने वाली हूं, 3 बच्चों के बाद तो हो जाता मैं मतलब इवन स्विमिंग भी करती थी, सब कुछ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है, और इवन ज़ाहिर हमारे हाथ में हर चीज़ होती है। मैंने फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन भी ट्राई किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन वो तो सबसे बकवास चीज़ है, मैं सबको मना करूंगी, फैट फ्रीजिंग प्लीज कोई मत करवाए, बहुत बकवास है। क्या उसमें क्या मसला? क्रायो मुझे मैसेज आते हैं, मैं कहती हूँ आई हेट दिस मशीन यार। मैंने मशीन ली आज से कुछ 4 साल पहले ली। मैंने भी लिया था, मैंने मैंने और बहुत एक्सपेंसिव थी। अच्छा, बहुत महंगी है। हाँ, मैंने अपने हस्बैंड का किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपनी फ्रेंड्स का 3 फ्रेंड्स का किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना किया, मुझे इवन बर्न मार्क आ गया, और वो अभी तक है। ठीक है, मैंने उठवा दी मशीन, अभी तक मुझे उसके पैसे रिफंड नहीं हुए, लेकिन मैंने उठवा दी इस वजह से, क्योंकि मैंने कराया था आज से 5 साल पहले और 0% रिजल्ट है। मुझे लोग कहते हैं आपने क्रायो नहीं रखी, मैंने कहा आई हेट दिस मशीन। तुमने लाइपो क्यों कराई? Obviously, I have 3 kids. मेरा एक मम्मी पाउच था, एज डॉक्टर रीज ने बताया। मैंने प्लास्टिक सर्जन से फिर लाइपो कराई। अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। कितने में? मैंने कितने में? ऑलमोस्ट 2+ 2-2.5 लाख, मतलब दिस इज द रेट। तो लेजर का ज्यादा है, निशान कोई निशान एंट्री पॉइंट पे है। अच्छा नहीं, हमारे पेशेंट का नहीं होता, थोड़ा बहुत एंट्री पॉइंट पे एग्रेसिव नहीं होता। जो वेजर लाइपोसक्शन है वो एक्सपेंसिव भी, इसीलिए उसकी मशीन खैर बहुत हाँ, ही लाइक वो लिटरली करोड़ों की मशीन है। अच्छा। और उसमें आपका ये होता है कि जिस तरह ये कन्वेंशनल लाइपो के अंदर आपका बेसिकली जोर लगता है, आपका हाथ का भी, तो वो ज्यादा एग्रेसिव होती है, ठीक है, और वो डेंजरस भी हो सकती है कि अगर आपका इधर उधर लग जाए तो इट कैन बी डेंजरस। अच्छा। लेकिन वेजर लाइपोसक्शन में आपका हाथ का कोई जोर नहीं है, वो सारी लेजर रेज और वाइब्रेशन की वजह से फैट पिघलता है, और वो बड़ा स्मूथ, लाइक उसकी रिकवरी टाइम इतना अच्छा है कि हमारे लिटरली मेरे, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल पेशेंट बहुत है, और वो अक्सर पेशेंट हमारा एक दिन छोड़ के अगले दिन ट्रैवल कर जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अगले दिन भी ट्रैवल किया और बिल्कुल ठीक रहते हैं। वाह वाह वाह। सो वेजर लाइपोसक्शन की तरफ जाना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप देखें लाइपोसक्शन आपने रिसर्च करनी, कन्वेंशनल लाइपो पे नहीं जाना, वो जीए के अंडर होती है, ठीक है, उसमें स्टिच भी आता है, उसका डाउन टाइम भी ज्यादा है, वो आप सोचें कि आप 2-3, और दूसरा अच्छा मेरे साथ तो 1-2 दफा ये हुआ है कि कोई एक बंदा है, खैर वो डॉक्टर भी नहीं है,
और उसके पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास ख़राब हुए हुए। डॉक्टर नहीं है मगर पेशेंट्स आते हैं। हाँ, वो टमी टक करता है। अच्छा, उससे ये हुआ तो डॉक्टर नहीं हो टमी टक करता है? यस, और खुद नहीं, वो बहुत सारे लोगों ने उसे किया, उसको सील होता है, फिर वो दूसरी जगह खोलता है और वो खुद अपने पेशेंट्स को भी बताता है कि मेरा बड़ी दफ़ा सील हो चुका है। अच्छा, उसका लिटरली एक पेशेंट मेरे पास आया, वो अमेरिका से आए और उसको उन्होंने यही कहा कि जी मैं लाइपोसक्शन आपकी करने लगा हूँ जीए के अंडर की। पहले उनको यही कहा था कि मैं एलए के अंडर करूंगा। फिर उसको कहते नहीं एंड टाइम पे ना, एंड टाइम उन्होंने कहते कि नहीं आप ना ये ज़्यादा आपको, उन्होंने कहा नहीं मैं मतलब ज़ाहिरा के खाली पेट नहीं हो, एनपीओ नहीं हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने 3-4 घंटे आपका ये काम करने में इस चीज़ में हो जाएगा, उस चीज़ में गुजर जाएगा। 4 घंटे तक उन्होंने वेट किया, जीए के अंडर पकड़ के गरीब का टमी टक कर दिया। ठीक है, और उस बंदे ने ट्रैवल करना था, अमेरिका जाना था और उसको कहता है कि तुम जा सकते हो। अच्छा, 4 दिन के बाद वो चले गए ट्रैवल करके अमेरिका, उनको वहां जाके इन्फेक्शन हो गई बहुत स्वेर। अच्छा, अब वो जो है ना जब वहां पर गए और ये इनको कह रहे मैंने टमी वो लाइपोसक्शन की, इनको वो माना ही नहीं कि टमी टक की है और 32 स्टिचेस थे। उसने कहा ये लाइपोसक्शन में ऐसे ही होते हैं। अब जब अमेरिका गए और वहां पे जाहिर है कि कॉम्प्लिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा बुखार इन्फेक्शन, वहाँ पे वो सारे के सारे बस पड़ गई। अब क्योंकि ज़ाहिर है उसके मैंने जो इवन वीडियोस देखी हैं तो उसे क्लिनिक के हालात ही कोई नहीं, वो तो ऐसे मेरा ख्याल है कोई शायद बिल्कुल ही कोई बहुत ही कोई गंदी सी जगह है। अब वो जब वहाँ पहुँचे, वहाँ के डॉक्टर्स इमरजेंसीज में गए, उन्होंने कहा हमें बताएं हुआ करवाया क्या आपने। उन्होंने कहा जी लाइपोसक्शन। उन्होंने कहा ये तो लाइपोसक्शन नहीं है, लाइपोसक्शन में तो मतलब इतने अगर आए भी तो 1 से 20 पॉइंट पे ज़्यादा आ जाता है, तो हम तो खैर वो भी नहीं लगाते, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये कि इतने 32 आपका टमी टक हुआ है, उसने कहा नहीं टमी टक नहीं हुआ। उन्होंने अच्छा उससे बात करेंगे इंग्लिश में, कहाँ उस बंदे से बात होनी थी। आगे से उसको पेशेंट को कहता है इन्हें कहो कि मेरी आंतों का मसला था तो मैंने उसका ऑपरेट करवाया है, तो उसके साथ उन्होंने मेरी थोड़ी सी चर्बी भी निकाल दी। अच्छा, कहते मैं ये क्यों कहूँ उनको। अब वो जब मेरे पास आए, अच्छा वो 6 महीने के बाद ही वाज स्टिल इन पेन, स्वेयर पेन। अच्छा, और वो बिल्कुल टेढ़ा था वो बंदा बेचारा, और वो कहते हैं कि मैं पहले मतलब मेरा इतना नहीं था, ये तो मेरा अजीब डिज़ाइन में हंसी निकल जाती है अपने आप को देख के कि कर क्या दिया मेरे साथ। और उसके बाद अब ज़ाहिर 6 मंथ्स पे अभी हम नहीं कर सकते थे, एक बंदा पेन में है, मुझे नहीं पता उसने कोई नर्व डैमेज की है, क्या नहीं किया। फिर हमने सारे उनके पूरा वर्कअप करवाया, CT स्कैन्स करवाया, सब कुछ करवाया। वो 1-2 की हुई थी उस बंदे ने वेन डैमेज। मैंने कहा उनको टाइम दें, रिकवरी हो। हमने तकरीबन कोई 1.5 साल के बाद फिर जाके उनकी दोबारा लाइपो करके बेचारे को सीधा किया। अच्छा, बुढ़ापा किसी को नहीं पसंद, मैंने देखा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज को, बिल्कुल भी नहीं पसंद। असल में नहीं, देखिए आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग। हाँ, एज ग्रेसफुली, ठीक है, लेकिन आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप रोक नहीं सकते। अच्छा, मगर एक चीज़ मैं ये भी बोल रही थी, हम लोग इस पे भी तो देखो ना, एक एज आती है ना उसमें कमर में दर्द, गोटे गिड्डे थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, वो एनर्जी लेवल नहीं रहता, भाग दौड़ का इधर उधर भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, गलियाँ साफ़ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, घर देख रहे हैं, माँ बाप को देख रहे हैं। वो एक्टिविटी जितनी हम तेज़ कर रहे होते हैं लाइफ में वो रहती नहीं है। एक एज आती है, थोड़ा आप सेटल हो जाते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर थकावट आ जाती है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे।